वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू, जिसमें हम स्पेक्ट्रम इंडियन हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8 इन दिस सीरीज एंड इसमें एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अराउंड 15 एमसीक्यूज विच विल हेल्प यू इन इन प्रीलिम्स एग्जाम, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन होंगी दैट विल हेल्प यू इन मेंस एग्जाम, तो उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ 15 एमसीक्यूज होंगे और आपकी ग्रेडिंग सिस्टम भी इसमें बताया जाएगा कि कितने एमसीक्यू ठीक होने पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। Hello, my name is Prince Luthra, All India rank 577, and here on Unacademy I teach ethics, current affairs and history. On Unacademy there are various educators जो आपको political science, geography, history और strategy concerning UPSC के बारे में पूरी information देते हैं, और हमारे पास कुछ टॉप एजुकेटर्स भी हैं लाइक मिस्टर रोमन सैनी फॉर स्ट्रेटजी, मिस्टर मुन्नाल पटेल, मिस्टर दीपांशु सिंह, मिस्टर प्रतीक नायक एंड मेनी मोर। अनअकैडमी प्लस का जो प्लेटफॉर्म है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6, 12 एंड 24 मंथ्स। यू कैन यूज अ PL लाइव कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। ये 10% डिस्काउंट के लिए आप PL लाइव कोड को यूज करेंगे। आपका यहाँ पर 40,000 का जो कोर्स है उसकी जो कॉस्ट होगी 10% डाउन होगी। यू हैव टू पे जस्ट 36,000। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, the cost is 64,000, and after using the PL live code the cost will come down and you have to pay only 57,600। तो यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आप कोई भी पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन इसमें से चूज कर लीजिएगा एंड देन यूज द PL live code to get 10% discount and then finally you can make the payment। अनअकैडमी प्लस के फायदे क्या हैं? देयर विल बी वीडियो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाएंगे। आपको पूरी प्रीलिम्स मेन से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी CSE में आपकी हेल्प करेंगे उसके कंसर्निंग पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, तो आप डिफरेंट और वेरियस एजुकेटर्स के यहाँ पर लाइव लेक्चर्स देख पाएंगे। प्लस इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ द लेक्चर तो आपके पास उसे डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी रहेगी। सो यू कैन डाउनलोड द लेक्चर, वॉच इट एट योर कन्वीनियंट टाइम, वो बाद में भी आप देख सकते हैं। सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, जो आप डिफरेंट पैकेजेस में से कोई भी पैकेज सब्सक्राइब करके एंजॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ मार्किंग स्कीम। 13 to 15 क्वेश्चन जो है अगर आपके करेक्ट होते हैं देन योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। 10 to 12 देन द परफॉर्मेंस इज गुड। 7 to 9 डेंजर जोन। जो पहले से वीडियो देखते रहे उनको पता है डेंजर जोन क्यों कहा जा रहा है। जो नए लोग हैं उनको बता दूं बिकॉज इस एरिया में अगर यहाँ पे आप फॉल करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं होगा, कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसी वजह से आप मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं और नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी सही से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करिए कि मत रुकिएगा। देन इफ लेस देन इक्वल टू 6 है देन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर स्कोर यहाँ पे कोशिश करिए कि धीरे धीरे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करके हायर रैंक्स में लेके जाएं, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि प्रीलिम्स आपका क्रैक होगा और उसके बाद आप बिना किसी चिंता के मेंस की जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। सो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मराठास के बारे में, और हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन मैसूर से रिलेटेड भी रह गया था, तो कुछ क्वेश्चन उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट जो मेजर हमारा फोकस रहेगा आज, द फोकस विल बी ऑन मराठास एंड देयर रिलेशनशिप विद ब्रिटिशर्स। हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, एंग्लो मराठा वॉर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से अपना लेक्चर वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statement is or are correct about थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तो तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, अब मैसूर हमें पता है, यहां से कौन थे? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों की तरफ से भी डिफरेंट जनरल्स जो थे वो फाइट कर रहे थे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इंग्लिश साइडेड विद ट्रावनकोर। इंग्लिश और ट्रावनकोर जो थे एक ही साइड हो गए थे। सेकंड, टीपू डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज। तो जनरल मेडोज को टीपू सुल्तान ने हरा दिया था, इसको भी देखेंगे। थर्ड, मराठास एंड निजाम सपोर्टेड हैदर अली। मराठा और निजाम जो थे वो मैसूर की हेल्प कर रहे थे ना। हमने देखा था मराठा और निजाम जो थे टाइम टू टाइम कभी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, कभी हैदर अली की हेल्प करते थे। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में उन्होंने हैदर अली की हेल्प करी थी ना। टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। फाइव मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इंग्लिश साइडेड विद
ट्रेवनकोर। अब ये ट्रेवनकोर बीच में कहाँ से आ गया? जब हम इंग्लिश और किसकी बात कर रहे हैं, मैसूर की बात कर रहे हैं, हैदर अली की बात कर रहे हैं, तो ट्रेवनकोर के बीच में आने का क्या मतलब है? देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं। दोनों, एक तरफ टीपू थे और एक तरफ ट्रेवनकोर थे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। ट्रेवनकोर ने क्या किया, दैट इज द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर, उसने जलकोटल और कन्नौर, ये जो दो एरियाज थे, ये जो दो रीजन्स थे जो कि कोचीन स्टेट में फॉल करते थे, उस टाइम के स्टेट को कोचीन स्टेट कहा जाता था, तो कोचीन में ये दोनों फॉल करते थे, और ये दोनों जो रीजन्स थे ये ट्रेवनकोर ने डच से परचेज करे। ठीक है, अब टीपू जो थे, टीपू सुल्तान को ये पता था कि दैट कोचीन इज माई स्टेट, उनकी वहां पे होल्ड था, और उनको लगता था कि ये जो रीजन्स परचेज किए गए हैं, ट्रेवनकोर ने जो परचेज किए, ये तो उनके अंडर में आते ही नहीं है, दे कम अंडर माई फिड्यूशरी, वो मेरे फिड्यूशरी हैं, इसी वजह से ट्रेवनकोर को ये राइट नहीं है कि वो इनको परचेज करे डच से। तो ये जो चीज थी, ये एक तरीके से ट्रिगर की तरह इस चीज ने काम किया, और टीपू सुल्तान और ट्रेवनकोर के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, और इवेंचुअली इंग्लिश ने ट्रेवनकोर की साइड ली। अब ये सारे बैकग्राउंड जो है ये ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को जन्म देंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड, टीपू डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज, ये जनरल मेडो को हराया था, टीपू वाज अ विक्टर देयर, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। थर्ड, मराठा एंड निजाम सपोर्टेड हैदर अली, तो क्या मराठा और निजाम ने हैदर अली को सपोर्ट किया था? दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज पहली बात तो यहाँ पे हैदर अली नहीं है, टीपू है, और मराठा ने और निजाम ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया था उन्होंने, ना कि मैसूर को, ये एक चीज थी। और यहाँ हमारा आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, बैकग्राउंड में ट्रेवनकोर और टीपू सुल्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि फर्दर एक्सपेंड हो गया दो रीजन्स के खरीदने की वजह से, जलकोटल और कन्नौर, और उसके बाद इंग्लिश ने ट्रेवनकोर की साइड ली। इसी तरीके से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुई, मराठा और निजाम ने इंग्लिश की साइड ली, और इवेंचुअली टीपू ने इंग्लिश अंडर जनरल मेडो को, मतलब जनरल मेडो को डिफीट किया। ठीक है, यहां आंसर हमारा बी हो जाएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम? अब जो ये वॉर हुई थी, हमने पीछे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करी गई। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपी वॉज टेकन फ्रॉम टीपू। नाउ 3 करोड़ रुपए जो थे एज ए वॉर इंडेमनिफिकेशन, एज ए कॉम्पनसेशन टीपू से लिए गए थे। ठीक है, मराठास गॉट द रीजन सराउंडिंग द तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा जो है उस रीजन के आसपास, रिवर भी जाती है, के आसपास का जो रीजन था वो किसको दिया गया था? मराठास को। ठीक है, निजाम एक्वायर्ड द एरियाज फ्रॉम कृष्णा टू बियॉन्ड द पेन्नार, तो कृष्णा से लेके पेन्नार तक का बियॉन्ड द पेन्नार रीजन जो था वो निजाम को दिया गया था। तो देखिए, मराठा और निजाम ने किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो हो सकता है उनको ये रीजन मिले हो, लेकिन देखेंगे आंसर क्या है इसका। टेक 15 सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रीटी ऑफ शेरिंगापट्टनम मैंने आपको बताया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के एज ए कंक्लूजन साइन करी गई थी, किस किस के बीच में? मैसूर के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। इसके अंदर टीपू सुल्तान को 3 करोड़ का डैमेज जो था देना पड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी होती थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब भी दे यूज टू वेज वॉर, दे यूज टू रेज अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ब्रिटिश पीपल, तो ब्रिटिश पीपल से बहुत ज्यादा पैसा रेज कर लेते थे, और ब्रिटिश पीपल जो होते थे दे यूज टू एक्ट लाइक इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स। सो इन द केस इफ द ब्रिटिश succeeds in that particular fight or war, जो स्टेक होल्डर्स होते थे, दैट इज ब्रिटिश पीपल, द इन्वेस्टर्स, दे यूज टू गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ 3 करोड़ रुपए जो लिए होंगे ब्रिटिशर्स ने, इसमें से भी जिन लोगों से उन्होंने पैसा रेज किया था इस वॉर को लड़ने के लिए, उनको हायर रिटर्न दिए होंगे। तो ये जो एक स्ट्रेटजी थी ब्रिटिशर्स की, वो बाकी यूरोपियन कंपनीज के पास नहीं थी। इसी वजह से हमेशा उनके पास फाइनेंशियल क्रंच रहता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास दे नेवर रैन आउट ऑफ मनी। व्हाई? बिकॉज दे ऑलवेज had large corpus of money which they used to raise through British people. Now, अब वॉर डैमेज लिया 3 करोड़ का, ऑफकोर्स लिया होगा ताकि अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। देन मराठा गोट द रीजन सराउंडिंग तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रीजन के आसपास का जो एरिया था मराठा को दे दिया था, क्योंकि ये चीज पहले ही कमिट करी गई थी मराठा के साथ कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट मैसूर, देन वी विल गिव यू अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड। निजाम को भी जो कृष्णा और बियॉन्ड द पेन्नार रिवर का रीजन था वो भी निजाम को दे दिया गया था। इनको इन निजाम ने, मराठा ने सपोर्ट किसको किया? ब्रिटिशर्स को। द रीजन ऑफ सपोर्टिंग ब्रिटिशर वाज दैट दे वर गिविंग देम अ बेटर डील। ठीक है, तो कभी वो मैसूर को सपोर्ट करते थे, कभी ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। उसके पीछे रीजन क्या था? जो बेटर डील दे देता था, जिसपे उनको लगता था कि ये इसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, तो इन रिटर्न हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे।
वही पे ही सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर निजाम और मराठा को ये लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, चांसेस ज्यादा यही है कि द ब्रिटिश विल सक्सीड इन द वॉर, एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो चीजें हमें कमिट करी गई है वो हमें मिलेंगी, दैट इज द लैंड इन दिस केस। ठीक है, हाफ ऑफ द मैसूर की जो टेरिटरी थी वॉज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स, दैट इज ब्रिटिशर्स ने मराठा सॉरी मैसूर की आधे से ज्यादा टेरिटरी जो थी उसको टेक ओवर कर लिया था। और फिर देखिए आप उसको बांटना भी शुरू करा, निजाम को भी कुछ दे दी, मराठा को भी दे दी, पैसा भी यहाँ पे 3 करोड़ रुपए ले लिया टीपू सुल्तान से। नाउ आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, बिकॉज तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए, हम देखेंगे। इंग्लिश वर हेल्प बाय मराठास एंड निजाम, तो क्या फोर्थ वॉर में भी मराठा और निजाम ने इंग्लिश को हेल्प करी थी? मैंने आपको बताया था डिपेंड की डील क्या दी जा रही है, इंग्लिश लोग या ब्रिटिशर्स क्या डील दे रहे हैं मराठास और निजाम को, एंड व्हाट वाज द डील विच वाज ऑफर्ड टू देम बाय मैसूर एम्पायर, और मैसूर उनको क्या डील दे रहा है। सेकेंड, टीपू डिफीटेड एंड कैप्चर्ड जनरल स्टोर्ट, तो इस जैसे पहले थर्ड मैसूर वॉर में क्या हुआ था, जनरल मीडो को हराया था, क्या इसमें टीपू सुल्तान ने जनरल स्टोर्ट को हरा के कैप्चर किया था? देखेंगे। देन मैसूर वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, और मैसूर को फोर्स किया गया था कि वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर ले। नाउ टेक 15 सेकंड्स। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। इंग्लिश वर हेल्प बाय मराठा से निजाम, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंग्लिश को सपोर्ट किससे मिला था? मराठा से और निजाम से। ब्रिटिशर्स ने मराठा को डील दी थी दैट अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, अ मेजर चंक ऑफ मैसूर टेरिटरी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और मोर प्रिसाइसली हाफ ऑफ द टेरिटरी कहा गया था कि 50% ऑफ टेरिटरी जो है वो मराठा को दे दी जाएगी। निजाम जो थे इन्होंने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस साइन करके रखा हुआ था, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ ये ऑलरेडी अलाइन थे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। सेकंड, टीपू डिफीटेड एंड कैप्चर जनरल स्टुअर्ट, देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में तो ये हुआ था कि जनरल मीडो को हराया था टीपू सुल्तान ने, लेकिन सेकंड के अंदर सॉरी फोर्थ के अंदर टीपू डिफीटेड एंड कैप्चर जनरल स्टोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि जनरल स्टोर्ट ने टीपू को डिफीट किया था, और टीपू इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हार गए थे। ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान हैड टू फेस द डिफीट from the hands of General Stuart. Now, third statement, Mysore was forced to accept subsidiary alliance. This statement is correct. मैसूर ने इवेंचुअली सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। अब बताएंगे किस तरीके से सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। देखिए जब टीपू सुल्तान की डिफीट हुई यहां पर, तो जो मैसूर एम्पायर थी, मैसूर किसको दे दिया? पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे वोदेयार डायनेस्टी जो थी, हिंदू डायनेस्टी, वोदेयार्स, वो रूल किया करते थे। तो वापस से ब्रिटिशर्स ने वोदेयार्स को बिठा दिया यहाँ पे। वाई? बिकॉज दे वर सॉर्ट ऑफ अ पपेट रूलर्स, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ब्रिटिशर्स सेफ फील करते थे अपने आप को। सो यहाँ पे इनके एक राजा थे, कृष्ण राजा 3, इनको वोदेयार डायनेस्टी के किंग थे, इनको बिठा दिया गया मैसूर के ऊपर, और इनको ये कहा गया दैट नाउ यू हैव टू साइन सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स, विच ही डिड, क्योंकि वो अपोज करने के लिए कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान को हटाया वहां से, और मैसूर को वीक करने के लिए, ऑलरेडी मैसूर काफी हद तक वीक हो चुका था, फर्दर वीक करने के लिए जो हिंदू रूलर्स वोदेयास थे उनके एक किंग कृष्ण राजा 3 को बिठाया और उनसे सब्सिडरी अलायंस को साइन करवा लिया। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट, जस्ट लाइक हिज फादर टीपू वॉज ऑल्सो अनएजुकेटेड, तो हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा था। हैदर अली वॉज अ हॉर्समैन एंड ही वॉज नॉट वेरी मच एजुकेटेड, बट उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, ये हमने पढ़ा था। तो जो टीपू सुल्तान थे हैदर अली के बेटे थे और उन्हीं की तरह अनएजुकेटेड थे। देखेंगे, ही वॉज नॉन एज अ टाइगर ऑफ मैसूर, तो उनको मैसूर का टाइगर कहा जाता था। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल, तो टीपू सुल्तान ने जो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था वो यूरोपियन मॉडल पे किया था। नाउ टेक 15 सेकंड्स, उसके बाद इसके आंसर को बताएंगे और डिस्कस करेंगे।
फ्यू मोर सेकेंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। जस्ट लाइक हिज फादर टीपू वाज अनएजुकेटेड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इवन दो हैदर अली वाज अनएजुकेटेड, प्रॉबली उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी हैदर अली को, ही वाज जस्ट अ हॉर्समैन, बट बिकॉज हिज फादर वाज अ रूलर, टीपू सुल्तान unlike his father was highly educated man, and he used to freely converse in 3 different languages like Arabic, Persian and Urdu। तो तीनों ही लैंग्वेज में वो बहुत फ्रीली बात करते थे, काफी फ्लुएंट थे तीनों लैंग्वेज में, चाहे वो अरेबिक हो, पर्शियन हो, उर्दू हो, और हाईली एजुकेटेड थे। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड, ही वाज नोन एज ए टाइगर ऑफ मैसूर, दिस इज वेरी फेमस फॉर टीपू सुल्तान की उनको मैसूर का टाइगर कहा जाता था, और उनके पास एक फेमस टाइगर टॉय भी था जिसमें वो टाइगर जो था वो अंग्रेजों को मार रहा था, तो वो भी आपको पता होगा। देन ही ऑर्गेनाइजेस आर्मी ऑन यूरोपियन मॉडल, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस चीज के अंदर अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे रेस करने के लिए उन्होंने फ्रांस की काफी हेल्प ली, एंड फ्रेंच ने उनको एक पावरफुल नेवी बनाने में भी हेल्प करी। सो ही हैड अ पावरफुल नेवी विच ही रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो पूछी जा सकती है वो ये है कि ही रोट अ मिलिट्री मैनुअल, एक मिलिट्री मैनुअल उन्होंने लिखा था विच वॉज एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स। तो रॉकेट्स के ऊपर जो मिलिट्री में यूज किए जाते हैं, तो जो वॉरफेयर के अंदर रॉकेट्स यूज किए जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने एक मैनुअल लिखा हुआ था, और उसके ऊपर उसके ऑपरेशन के बारे में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा था। नाउ द डिफरेंट साइड ऑफ टीपू सुल्तान क्या थी कि ही वाज आल्सो अ पायनियर टू इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, तो जिसमें हम सिल्क बनाते हैं सेरिकल्चर के अंदर, ये चीज भी उन्होंने मैसूर के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी। तो टीपू सुल्तान के डिफरेंट फेजेस देख सकते हैं। ही वाज वेरी एजुकेटेड, लैंग्वेजेस उनको काफी ज्यादा आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, उर्दू आती थी, मैसूर का टाइगर उनको कहा जाता था। फ्रांस की हेल्प से उन्होंने अपनी नेवी को भी रेस किया था, और अपनी जो पूरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे वो यूरोपियन मॉडल्स पे उन्होंने बनाए थे। देन इसके बाद उन्होंने एक रॉकेट के ऊपर, रॉकेट के पूरे ऑपरेशन के ऊपर एक पूरा का पूरा मैनुअल लिखा था, एक्सप्लेन किया था उसे। और देन अ डिफरेंट साइड वाज कि सेरिकल्चर को भी उन्होंने मैसूर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये 3 चीजें थी। क्या हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिकॉज पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड थर्ड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट पेशवास। तो पेशवास के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए, हमें इनकरेक्ट बतानी है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है पेशवा के बारे में, पेशवाज वर क्षत्रिय, तो पेशवा जो थे वो क्षत्रिय थे। तो देखेंगे इसके बारे में कि क्षत्रिय थे कि नहीं थे। बाजीराव टू is considered as greatest of all पेशवास, तो बाजीराव टू was the most famous and the most capable of पेशवास। देखेंगे इसको भी कि सही है कि नहीं है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ माधवराव वन वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवा, तो माधवराव वन की जब डेथ हुई उसके बाद जो पेशवा थे उनकी जो पावर थी काफी कम हो गई एंड वो वीक हो गए। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी है। विल डिस्कस इट आफ्टर 15 सेकेंड्स। Five more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। इनकरेक्ट अबाउट पेशवास, पहली स्टेटमेंट कहती है पेशवास वर क्षत्रियस। नाउ पहली स्टेटमेंट ही हमारी गलत है। व्हाई? बिकॉज पेशवास वर ब्राह्मण्स, तो पेशवा जो थे वो ब्राह्मण्स थे, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, बाजीराव टू इज कंसिडर्ड और वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवास, तो बाजीराव टू को मानते थे सबसे केपेबल और सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा। दिस इज रॉन्ग, इट वॉज बाजीराव वन। तो बाजीराव वन को ग्रेटेस्ट पेशवा माना जाता था, ना कि बाजीराव टू को। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाजीराव टू वाज द सन ऑफ रघुनाथ राव एंड ही वाज इनकेपेबल वन। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मुझे जितना याद आ रहा है बाजीराव टू वाज द सन ऑफ रघुनाथ राव एंड ही वाज नॉट केपेबल इनफ। ना सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। थर्ड पे आते हैं, डेथ ऑफ माधवराव वन वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज माधवराव वन की डेथ के बाद पेशवा जो थे वो काफी हद तक वीक हो चुके थे। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेशवा जो थे ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो कि सही मैच कर रहे हैं। हमारे पास 4 ऐसे मराठास के कॉन्फेडरेसीज हैं और रूलर्स थे, उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में पहले दिए हुए हैं। गायकवाड़, क्या वो बड़ौदा में रूल करते थे?
भोसले इंदौर, होलकर नागपुर, सिंधिया ग्वालियर। ना चारों दे रखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, करेक्ट बताना है कि अब पहले फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। देखिए इससे ये तो पता चल गया कि पहला तो ठीक है, तो गायकवाड़ फ्रॉम बड़ौदा ये तो करेक्ट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि याद रख लीजिएगा इसको, बाकी तीन में देखिएगा कि कौन सा करेक्ट है। ऑफकोर्स बाकी तीन में से एक ही करेक्ट होगा, दो इनकरेक्ट होंगे। टेक 15 सेकेंड्स, सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गायकवाड़ बड़ौदा ये तो मैच कर गया। सेकंड आते हैं, भोसले इंदौर। क्या भोसले इंदौर से थे? नहीं, भोसले नागपुर में, नागपुर रीजन में रूल किया करते थे। होलकर इंदौर में रूल किया करते थे, तो ये स्वैप किया हुआ है, ये याद रखिएगा। फोर्थ हमारा सही है, सिंधियस ग्वालियर से। अगर ग्वालियर के आसपास से कोई आपको पता होगा, सिंधियस की काफी सारी एम्पायर है वहां पर, स्कूल से लेके काफी सारे अदर लैंड एरियाज जो है उनके नाम पर हैं। तो डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और 4। इसके अलावा ये चार तो है ही, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर एंड सिंधिया ग्वालियर, साथ में पेशवा पुणे, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये 5 डिफरेंट फैमिलीज थी मराठा की, जो कि काफी प्रोमिनेंट थी और डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर रूल किया करती थी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नारायण राव सक्सीडेड माधव राव एज पेशवा। तो माधव राव के बाद कौन है? नारायण राव है, देखेंगे। देन नारायण राव वॉज असैसिनेटेड बाय रघुनाथ राव। नारायण राव को रघुनाथ राव ने मार दिया, देखेंगे। देन बाराभाई मेड द एफर्ट टू मेक सवाई माधव राव एज द न्यू पेशवा। तो बाराभाई जो थे वो काफी एफर्ट कर रहे थे कि सवाई माधवराव जो है वो नए पेशवा हमारे बन जाए। नो टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसके पीछे की कहानी हम डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था, और क्वेश्चन के आंसर को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आपके पास आंसर होगा इसका। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? नारायण राव सक्सीडेड माधव राव एस पेशवा। जब माधव राव की डेथ हुई उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कौन पेशवा बने? नारायण राव बने, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके अंकल रघुनाथ राव जो थे वो भी पेशवा बनना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? नारायण राव को मार दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है, दैट नारायण राव वाज असैसिनेटेड बाय रघुनाथ राव। अब क्या हुआ? नारायण राव की तो डेथ हो गई, तो उनकी जो विडो थी जिसका नाम था गंगाबाई, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा सवाई माधवराव। सवाई का मतलब क्या होता है? सवा, दैट इज 1 1/4। तो इट्स लाइक 1.25, माधवराव से 1.25 ज्यादा, ठीक है। तो सवाई माधवराव उस नए बच्चे का नाम रखा, और देखा जाए लीगल एयर तो वही है, नया पेशवा तो उसी को बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था? रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया था, और उसके बाद जो पेशवा थे वो खुद बन गए थे। लेकिन बनना किसको चाहिए था? नारायण राव राय के बेटे को, नारायण राव के बेटे को बनना चाहिए था। इसमें क्या हुआ? इसी वजह से 12 मराठास का एक ग्रुप था जिसको बाराभाई कहते थे। 12 मराठास का एक ग्रुप था, इसको हेड कौन कर रहे थे? इट वॉज लेड बाय नाना फडनवीस। नाना फडनवीस इस ग्रुप को हेड करते थे। वो भी ये चाहते थे कि सवाई माधवराव जो है, जो कि एक्चुअल में लीगल हेir है नारायण राव का, और उन्हीं को ही नया और लीगल पेशवा जो नेक्स्ट होंगे उन्हीं को ही बनना चाहिए, वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी करेक्ट है कि बाराभाई दैट इज नाना फडनवीस और उनके अलावा 11 लोग और थे, उन्होंने काफी एफर्ट करे कि सवाई माधवराव जो है वो नया पेशवा बन जाए। ना तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, आंसर हमारा हो जाएगा सी। खैर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करने के लिए। विच टू पार्टीज साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत किस दो पार्टी के बीच में साइन हुई? क्या वो रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई? क्या नारायण राव और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई? या माधव राव और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई? बाजी राव और ब्रिटिश के बीच में साइन हुई। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटी ऑफ सूरत ठीक है और किस किस के बीच में साइन हुई। फ्यू मोर सेकेंड्स।
चलिए, ये जो ट्रीटी थी साइन हुई रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रघुनाथ राव ने किया क्या था, नारायण राव को असैसिनेट किया था, लेकिन इसी वजह से जो 12 भाई थे वो भी उसके अगेंस्ट में हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि नारायण राव का जो बेटा है उसको पेशवा बनाना चाहिए। नो, इट शुड नॉट बी द रघुनाथ राव हु शुड बिकम द पेशवा, बट इट शुड बी द सवाई माधव राव। इसी वजह से जो रघुनाथ राव थे उनको भागना पड़ा और ब्रिटिशर से हेल्प लेनी पड़ी। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी गई। इसके अंडर में ब्रिटिश क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रघुनाथ राव इन रिटर्न ऑफ क्या, इन रिटर्न में क्या देंगे वो, रघुनाथ राव क्या देंगे, टेरिटरीज ऑफ सैलसेट एंड बसीन। तो बसीन और सैलसेट की जो टेरिटरी थी वो रघुनाथ राव ने इन लीव ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश, ये जो थी अंग्रेजों को दे दी। इसके अलावा रेवेन्यू राइट्स भी दिए। किस जगह के रेवेन्यू राइट्स दिए? सूरत के, और सूरत के पास पड़ता है भरूच, जो कि उस टाइम पे एक मेजर पोर्ट हुआ करता था, वहां के। इसके अलावा इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने ठीक है कि रघुनाथ राव ने हमें टेरिटरी भी दी है और हमें रेवेन्यू कलेक्टिंग मतलब रेवेन्यू जो है वो भी दिया है। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने 2500 ब्रिटिश आर्मी का जो ट्रूप था, 2500 ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, वो रघुनाथ राव को दे दिए कि इन केस कोई भी अटैक होता है फ्रॉम बाराभाई और फ्रॉम एनी अदर पावर, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर था। फिलहाल नेक्स्ट चलेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ सूरत के आफ्टरमैथ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या था जब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी गई थी? हो क्या रहा है यहाँ पे, अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट करें, रघुनाथ राव को, कि ठीक है हम आपको रिफ्यूज देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट देंगे, और 2500 सोल्जर्स जो थे वो भी दिए गए। इन रिटर्न इनको क्या मिला, ब्रिटिशर्स को लैंड मिली और सूरत और भरूच के रेवेन्यू मिले। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल जो कैलकाटा में थी, ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रीटी आपने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी है ये अच्छी नहीं है। दे कंडेम दिस ट्रीटी। उन्होंने कहा कि ये जो आप रिफ्यूज दे रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं रघुनाथ राव का, दिस इज नॉट गुड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बॉम्बे काउंटर पार्ट को का। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस ट्रीटी को कैंसिल करके एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करिए। और इस ट्रीटी के अंदर में क्या था, दैट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रूप्स टू रघुनाथ राव, जस्ट गिव हिम द पेंशन। उसको एक पेंशन दीजिए और चलता करिए वहां से, इसको रिफ्यूज देने की और इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हुई। लेकिन जो कैलकाटा, ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल का काउंटर पार्ट जो बॉम्बे में था, उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया। तो बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस आइडिया कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर होनी चाहिए और सिर्फ हम रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन देके बंद चुप बिठा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी चीज को कंटिन्यू किया कि रघुनाथ राव से हमें लैंड मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहे हैं, इसलिए हम उसको ट्रूप्स देंगे और वी विल कीप ऑन सपोर्टिंग रघुनाथ राव। ये चीज हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश भी आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। तो दिस वाज द आफ्टरमैथ ऑफ ट्रीटी ऑफ सूरत। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? तो हमें इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में इनकरेक्ट पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मराठास वर आउट नंबर बाय ब्रिटिश फोर्सेस। तो ब्रिटिश फोर्स ज्यादा थी और मराठा कम थे। देखेंगे सही है कि नहीं है। सेकंड, मराठा हैड बेटर आर्म एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। तो मराठा की जो टेक्नोलॉजी थी वो ब्रिटिशर से बेहतर थी। देखेंगे ट्रीटी ऑफ वडगांव वाज साइंड एज अ रिजल्ट। तो इन कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ वडगांव वाज साइंड। नाउ टेक 15 सेकंड्स, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा करेक्ट नहीं बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मराठास वर आउट नंबर बाय ब्रिटिश फोर्सेस। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास नंबर ज्यादा था कंपेयर टू मराठास। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज मराठा का जो नंबर था वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड, मराठास हैड बेटर टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो उन्होंने फ्रेंच से लिए थे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो बेटर टेक्नोलॉजी थी, जो बेटर आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, वो किसके पास थे, वो ब्रिटिशर्स के पास थे, ना कि मराठा के पास। तो पहली दो स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड, ट्रीटी ऑफ वडगांव जो हुई थी वो साइन हुई थी एज ए कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पे मराठा की जो आर्मी थी वो बिगड़ थी, ठीक है, और ब्रिटिश की आर्मी छोटी थी।
और लेकिन ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी जो थी वो एडवांस थी। मराठा के पास क्या बेहतर था? महाजी सिंधिया, जिसको महाजी शिंदे भी कहते थे, ये लीड कर रहे थे एंड ही वाज अ वेरी केपेबल लीडर। ठीक है, ब्रिलियंट जनरल माना जाता था इनको। इन्होंने क्या किया, एक एरिया था तालेगांव, यहां पे ब्रिटिशर्स को ल्योर करके बुलाया और इनकी पूरी आर्मी को यहीं पे ही कन्फाइन कर दिया। इसके बाद इन्होंने खोपली करके एक जगह थी जहां से ब्रिटिशर्स की सप्लाई आती थी, उसको भी डेवस्टेट कर दिया। और जो तालेगांव में कैप्चर करके रखा हुआ था ब्रिटिशर्स को, इनकी जो फूड सप्लाई जो थी, आर्म सप्लाई थी, ये सब की सब इन्होंने कट ऑफ कर दी। ठीक है, तो ये जो चीजें हुई थी इसके अंदर अंडर द महाजी सिंधिया, ये मैंने आपको बता दी। और इसमें ये भी जानना सही रहेगा कि जब ये सप्लाईज कट ऑफ करी गई थी तो बाय 1779 ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इवेंचुअली ट्रीटी ऑफ वडगांव जो थी वो साइन करी थी। तो अब देख सकते हैं कि इवन दो मराठा के पास चाहे नंबर बेशक से था, लेकिन टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स जैसी नहीं थी, लेकिन अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से तालेगांव नाम की जगह पे पूरे ब्रिटिश को और ब्रिटिश फोर्सेस को 3 साइड से घेर के उन्होंने ट्रैप कर दिया था एंड दे देन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर along with the arms and ammunition. Therefore, it forced Britishers to eventually give up and they surrendered. उसके बाद क्या हुआ? They were forced to sign the Treaty of Vadgaon. तो eventually Treaty of Vadgaon जो थी वो साइन करी गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी, तो पहली 2 स्टेटमेंट हमारी गलत है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, थर्ड सही है। अब हम ट्रीटी ऑफ वडगांव के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था, इट फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट, आपको पता है कि ब्रिटिश की एक गवर्नमेंट, बॉम्बे गवर्नमेंट यहां पर थी, इनको फोर्सफुली सारी की सारी जो टेरिटरीज थी जो इन्होंने अभी तक एक्वायर करी थी वो वापस करनी पड़ी। ठीक है, तो 1775 से जितनी भी टेरिटरी एक्वायर करी थी वो उनको वापस करनी पड़ी अंडर ट्रीटी ऑफ वडगांव। अब हम और भी देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वडगांव का अनफोल्ड फर्दर कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सलाबाई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ सलाबाई। ट्रीटी ऑफ सलाबाई के बारे में पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट वाज साइंड बाय हेस्टिंग्स एंड फडनवीस। तो हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने और फडनवीस ने ये जो ट्रीटी थी ये साइन करी थी। देखते हैं, सल्सेट शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ इंग्लिश। जो सल्सेट की टेरिटरी जो थी अलोंग विद बसीन इंग्लिश को दी गई थी और ये कहा गया कि इस ट्रीटी के अंदर जो सल्सेट है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। देन द होल ऑफ द टेरिटरी कॉन्कर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 इंक्लूडिंग बसीन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठास। ऐसा डिसाइड किया गया कि जो पूरी की पूरी टेरिटरी थी जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद कॉन्कर करी गई थी वो इंक्लूडिंग द बसीन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठास, जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो मराठा को दे देनी चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो भी टेरिटरी एक्वायर करी गई थी, कॉन्कर करी गई थी, उसके साथ साथ बसीन की जो टेरिटरी थी वो हम मराठा को वापस दे देंगे। नाउ टेक 15 सेकंड्स। ट्रीटी ऑफ सलाबाई की टर्म्स दी हुई है, कौन कौन सी सही है कौन कौन सी गलत है, फिर डिस्कस करेंगे। Five more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट वाज साइंड बाय हेस्टिंग्स एंड फडनवीस, ये स्टेटमेंट हमारी सही है, क्योंकि हुआ क्या था, वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनको ट्रीटी ऑफ वडगांव जो थी उसकी टर्म्स ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू। ट्रीटी ऑफ वडगांव उनको काफी एक्सप्लॉयटेटिव लग रही थी, इसी वजह से नई ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सलाबाई उन्होंने साइन करी। इसके हिसाब से जो सल्सेट का रीजन था वो इंग्लिश की पोजेशन में ही रहेगा और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो भी टेरिटरीज कॉन्कर करी गई थी अलोंग विद बसीन जो थी वो मराठास को दे दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोविजन थे इसके अंदर, जैसे कि इंग्लिश जो है, पहले मना किया गया था कि इंग्लिश को रघुनाथ राव को ऑफर, अपनी हेल्प को ऑफर नहीं करना चाहिए। जो कैलकाटा ब्रांच थी उन्होंने ये कहा था कि बॉम्बे को हेल्प नहीं करनी चाहिए रघुनाथ राव की, लेकिन जो इंग्लिश जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पे डिसाइड किया गया कि रघुनाथ राव को जो है कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो है उनको एक पेंशन मिलेगी, वो भी जो है पेशवा देंगे, अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने अपना सपोर्ट जो था वो हटा लिया था। साथ में एक चीज और डिस्कस करी गई थी कि हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश एंड नवाब। तो हैदर अली जो है वो भी जो उन्होंने अंग्रेजों से टेरिटरी ली है और नवाब से जो टेरिटरी ली है वो उनको वापस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक बातें थी, जैसे कि इंग्लिश जो है दे शुड कीप ऑन एंजॉइंग द ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। तो ट्रेड प्रिविलेज जो थी वो अंग्रेज जो है वो उनकी कंटिन्यू रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है,
पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। तो ये चीज भी कही गई, क्योंकि जब भी आप देखेंगे व्हेन ब्रिटिश यूज्ड टू अलाइन विद सम अदर पावर, वो ये कंडीशन जरूर रखते थे कि दैट यू वुड नॉट communicate, you would not have any sort of relation with any other European power because they themselves were insecure। उन्होंने काफी ज्यादा यूरोपियन पावर, चाहे वो पोर्टुगीज हो, डच हो, उनको बाहर निकाला था और वो ये नहीं चाहते थे कि पोर्टुगीज, डच या फ्रांस जो है वो डोमिनेट करने लगे। सो ये दिस कंडीशन वाज फर्दर एडिड दैट जो पेशवाज है दे विल नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। ठीक है। और इसके अलावा महाजी सिंधिया जो थे शुड बी द म्यूचुअल गारंटर। महाजी सिंधिया की वजह से ही मराठास जो थे, उनकी आप कह सकते हैं केपेबल लीडरशिप की वजह से ही जो मराठास थे वो जीते थे, और महाजी सिंधिया के को ही एक म्यूचुअल गारंटर बनाया गया था। म्यूचुअल गारंटर कि वो ये देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन जो इस ट्रीटी की है वो सभी पार्टीज फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, सो यहां पे हमारा जो आंसर था वो सी था और तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मराठा स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मराठा स्टेट ऑफ अफेयर्स के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड। तो माधव नारायण ने क्या सुसाइड कमिट किया था, देखते हैं। देन बाजीराव टू बिकेम पेशवा आफ्टर माधवराव नारायण। उनके बाद माधवराव के बाद जो पेशवा बने थे दैट वाज बाजीराव टू। नाना फडणवीस बिकेम द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो नाना फडणवीस जो थे इस टाइम पर जब ये सब चीजें हो रही थी, व्हेन दीज इवेंट्स वर अनफोल्डिंग, नाना फडणवीस बिकेम द चीफ मिनिस्टर। नाउ टेक 15 सेकंड्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं मराठा स्टेट ऑफ अफेयर्स। पहला, माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड। नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि उन्होंने सुसाइड किया था। इट वाज आई थिंक अराउंड 1795 जिसके आसपास सुसाइड किया गया था। और उसके बाद रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू, he became the new Peshwa, but he was utterly incapable, so he was a failure। तो ज्यादा कुछ ये कर नहीं पाए। so there was no public welfare during his reign जो कि किया गया हो। so public was also dissatisfied because there was no contribution from the side of the ruler। तो बाजीराव टू became the Peshwa, ये सही है। माधवराव के बाद थर्ड, नाना फडणवीस became the chief minister। although नाना फडणवीस जो थे उनकी बाजीराव टू से ज्यादा बनती नहीं थी, nevertheless he became the chief minister। लेकिन आप देखें अगर एक केपेबल रूलर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद इनकेपेबल रूलर आते हैं और उनके सीएम के बीच में, चीफ मिनिस्टर के बीच में ज्यादा बन भी नहीं रही है। दिस विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू एन आउटसाइडर, दैट इज ब्रिटिशर्स इन दिस केस, टू टेक ओवर द पावर। सो इस टाइम पर ही ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया और पावर को कैप्चर करने की कोशिश करी। इसमें हुआ क्या, अब देखा जाए पूरी पिक्चर के अंदर, नाना फडणवीस इज द वन हु इज केपेबल। 1800 में इनकी भी डेथ हो गई, सन 1800 में। नाउ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है ब्रिटिशर्स के लिए और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज को यूज भी किया टू टेक ओवर द पावर, बिकॉज रूलर दैट इज पेशवा बाजीराव टू इज अ फेलियर एंड इनकेपेबल इंडिविजुअल, एंड ब्रिटिशर्स तो ये इस चीज की फिराक में रहते ही थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। पहली क्या कहती है, नेटिव इन्फेंट्री ऑफ 6000 ट्रूप्स वुड बी रिमूव फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पेशवा। तो जो 6000 ट्रूप्स जो पहले पेशवा के टेरिटरी में बैठते थे उनको रिमूव करने की बात करी गई है एज अ टर्म। इट वॉज डिसाइडेड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत। सिटी ऑफ सूरत जो थी उसको सरेंडर कर दिया जाएगा इस ट्रीटी के अंडर में। थर्ड, गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन निजाम्स डोमिनियन। तो जो मराठास हैं वो अपने चौथ के जो राइट्स हैं वो गिव अप कर देंगे जहां पे निजाम की टेरिटरी है। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फाइव मोर सेकंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। अब ट्रीटी ऑफ बेसिन का पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हुआ क्या था। बैकग्राउंड में जो पेशवा थे उसने ब्रदर ऑफ जसवंत राव होलकर, अगेन वन ऑफ द मराठास फैमिली, जसवंत राव होलकर के भाई को मार दिया था जिसका नाम था विट्ठू जी।
ठीक है, अब इससे जसवंत राव को तो गुस्सा आएगा ही, सो व्हाट ही डिड, ही वेंट अगेंस्ट सिंधिया एंड बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू थे, तो सिंधिया और पेशवा बाजीराव टू के अगेंस्ट में हो गए जसवंत राव, और इन दिनों को कलेक्टिवली डिफीट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों को हराने के बाद ऑफकोर्स होलकर वर वेरी पावरफुल, तो बाजीराव जो टू थे ही फ्लैड टू ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश के पास हेल्प लेने के लिए भागे। वहां पे इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी, और ऑफ कोर्स अगर कोई भी ट्रीटी अंग्रेजों के साथ साइन करी जा रही है तो उसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो होगी। तो इस ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ, कंपनी ने ये कहा कि देखिए फर्स्ट टर्म और कंडीशन तो ये रहेगी कि अगर जब भी हम आपके दैट इज पेशवा के बीच में और निजाम और गायकवाड़ के बीच में आर्बिट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, यू शुड एक्सेप्ट दैट आर्बिट्रेशन। तो देखा जाए तो हमारी बात मानना, ये पहली कंडीशन थी उनकी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आप कोई भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन के लोगों, जो बाकी की कंपनीज थी, बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके लोगों को अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा बाहर रखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि जैसे मैसूर और फ्रेंच जो थे वो आपस में उनकी बोनोमी इंक्रीज हो रही थी, उस तरीके से वो कोई भी चीज नहीं चाहते थे कि फ्रेंच डच और पोर्टुगीज किसी भी तरीके से पेशवा की हेल्प करे या मराठे से उनका कोई ना कोई लिंक हो। तो ये चीज भी उसके अंदर डाली गई, ये उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में डाली थी, और ये मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया था कि कैसे ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी गई। अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं, नेटिव ऑफ इन्फेंट्री 6000 ट्रूप्स वुड बी रिमूव्ड। नहीं, क्योंकि ये एक टर्म्स एंड कंडीशन में डाला गया था कि 6000 लोगों का एक ट्रूप हम आपके यहाँ पे बिठाएंगे ताकि आपकी प्रोटेक्शन करी जा सके। क्योंकि ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किस लिए करी थी, बाजीराव टू भाग के क्यों गए थे ब्रिटिशर्स के पास, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनको अगेंस्ट जसवंत होलकर या बाकी और भी किसी एनिमी के अगेंस्ट में उनकी रक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें। इसी वजह से नेटिव इन्फेंट्री 6000 ट्रूप्स की वहां पर पेशवा की टेरिटरी में बिठाई गई थी। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, इट वाज डिसाइडेड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, तो सिटी ऑफ सूरत को दे दिया गया था, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट को देखिएगा, इसमें गिव अप ऑल द क्लेम्स ऑफ चौथ इन निजाम ओपिनियन, ये भी ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप जो चौथ कलेक्ट करते हैं वो निजाम से नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो गई, आंसर हमारा डी हो गया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को उसके बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वो याद रहती है। अगर ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में अगर हम सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं तो हो सकता है आप भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको इसका बैकग्राउंड पता है कि हुआ क्या था। बाजीराव टू ने विठू जी को मारा था, जो कि जसवंत राव होलकर के भाई थे। इसी का बदला लेने के लिए जसवंत राव होलकर ने सिंधिया और बाजीराव टू को हराया। बाजीराव टू भागकर ब्रिटिशर्स के पास गए एंड साइंड अ ट्रीटी विच वाज नेम्ड एज ट्रीटी ऑफ बसीन। एंड एज पर द ट्रीटी क्या क्या चीजें हुई, दैट जो आपके बाजीराव टू है, he will accept the arbitration provided by Britishers, he will not give employment to any European, and he will allow Britishers to place a troop of 66,000 in his territory। तो ये सब चीजें करी गई, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statements is or are correct about थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब क्या क्या करेक्ट हो सकता है, फर्स्ट, द पेशवा वॉज डिफीटेड एट सीताबर्डी, सीताबर्डी में पेशवा को हराया था, देखते हैं सही है कि नहीं है। भोसले वॉज डिफीटेड एट महिदपुर, भोसले को महिदपुर में हराया था। देन होलकर वॉज डिफीटेड एट खिड़की, तो होलकर को खिड़की में हटाया था। टेक 15 सेकंड्स, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो ये मराठास फैमिलीज हैं इनको कहां कहां पे हराया था, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सही क्या है। फ्यू मोर सेकंड्स फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, पेशवा को हराया था खिड़की के अंदर, भोसले को सीताबर्डी, एंड होलकर को महिदपुर। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट के बारे में पूछा था, नन ऑफ द अबव। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको, पेशवा खिड़की भोसले सीताबर्डी होलकर महिदपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगेन अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे भी पेयर्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है आपको। ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा ने साइन करी थी, देखेंगे। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर होलकर ने साइन करी थी। ट्रीटी ऑफ मंदसौर सिंधिया ने साइन करी थी। नाउ टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
5 more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा ने साइन करी थी। नाउ दिस इज करेक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि जो फैमिलीज जहां से आती हैं ऑफकोर्स उन्होंने वहीं की ट्रीटी साइन करी होगी। तो पेशवा के केस में तो पूना से आते हैं, बताया जा सकता है। आपको याद होगा कि ग्वालियर से कौन थे, सिंधिया थे, मैंने आपको बताया था। तो ऑफकोर्स होलकर का ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करना बनता नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाएगी। ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो थी वो सिंधिया नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। जो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर थी वो सिंधिया ने साइन करी थी और मंदसौर जो ट्रीटी थी वो होलकर ने साइन करी थी। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट जो है, पहला ही जो पेयर है वो करेक्ट है। हुआ क्या था बाद में, 1818 में जो पेशवास थे उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया था। पेशवा सरेंडर्ड और यहीं पे ही पेशवाशिप अबोलिश हो गई थी। ठीक है। और इवेंचुअली जो थे पेशवा बाजीराव, ही बिकेम मेयरली रिटेनर ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश के रिटेनर बन के ही रह गए थे वो। और फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर है ए है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया से रिलेटेड है और ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है होलकर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about reasons of Maratha defeat? आप देख रहे हैं कि मराठा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहे थे। एक टाइम पे तो ऐसा माना जाता था that they will rule all over the India, कि वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, but that could not happen because of थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे उनको एक पर्सन अहमद शाह अब्दाली ने हराया। अहमद शाह अब्दाली। बट इवन आफ्टर दिस डिफीट दे रीग्रुप देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू किया। और स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो, हमने जो क्वेश्चन में डिस्कस किया, महाजी सिंधिया ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ट्रीटी ऑफ सैलबाई ट्रीटी साइन करी गई थी और उसके बावजूद भी वो हार गए। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो पावर इतनी डोमिनेटिंग थी, उनके पास लोकल नॉलेज थी, लोकल सपोर्ट था, उसके बावजूद भी एक वो फॉरेन पावर से कैसे हार गए। ना 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए। क्या लैक ऑफ लीडरशिप उसका रीजन था, या फिर इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम, या फिर अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर जो है तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव। अब डिस्कस करेंगे क्यों। लैक ऑफ लीडरशिप, देखिए इसमें लीडरशिप की कमी तो थी, साथ में एक इंटीग्रेशन की भी कमी थी। जितने भी मराठा की कॉन्फेडरेसीज थी वो आपस में ही लड़ती रहती थी, और समटाइम्स दे इवन यूज्ड टू साइड विद ब्रिटिशर्स। तो अगर ब्रिटिशर्स मराठा की एक कॉन्फेडरेसी से लड़ रहे हैं, तो 2 कॉन्फेडरेसीज ब्रिटिशर्स की साइड होकर उनको सपोर्ट कर रही है, मतलब अपनी मराठा लोगों से लड़ रही है। तो लीडरशिप की कमी थी, इंटीग्रेशन की भी कमी थी साथ में। सेकेंड, मिलिट्री सिस्टम उनका इंफीरियर था। कैसे, पूना गवर्नमेंट ने एक आर्टिलरी डिपार्टमेंट तो सेटअप किया था, लेकिन उसके सेटअप होने के बावजूद भी वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में अगर बात करी जाए तो ब्रिटिश वर फार सुपीरियर देन मराठास। तो मराठा से काफी ज्यादा सुपीरियर थे। और अनलाइक मैसूर क्या करता था, फ्रांस के साथ किसी ना किसी तरीके के अलायंस करता था, एंड उन्होंने फ्रांस से काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लिया था। लेकिन मराठा ऐसा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। तो मिलिट्री सिस्टम भी इनका इंफीरियर था, लीडरशिप भी नहीं थी, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोई ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी मराठास ने। ठीक है, हमने कहा था टीपू सुल्तान ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सेरिकल्चर। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे। लेकिन मराठा के केस में ऐसा नहीं हुआ था, कोई फॉरेन ट्रेड ओपनिंग नहीं थी, तो कोई ट्रेड वगैरह भी नहीं कर रहे थे। पैसा कहां से आ रहा था, सिर्फ चौथ से, स्तर देशमुखी से, यहां से पैसा आ रहा था। लेकिन इनको करना क्या चाहिए था, ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए था, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए था, जो कि करने में ये असफल रहे। देवर अनसक्सेसफुल इन दीज सिनेरियोज। तो यहाँ पे दे फेल्ड in encouraging their economic policy because there was no economic policy at all. They were failing in their military system. The leadership was missing as well. तो ये 3 रीजन बने मराठा की डिफीट के। अदरवाइज मराठा वाज अ वेरी ग्रेट पावर यू कैन से, और काफी हद तक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर ये कुछ चीजें जो थी, लीडरशिप उनके पास होती या मिलिट्री सिस्टम थोड़ा सा एडवांस होता, सो जो हमारी हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी चेंज हो सकती थी। नाउ मराठा को हारने के कुछ और रीजंस देखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके पास मिलिट्री अच्छी नहीं थी या फिर मिलिट्री सिस्टम उनका इतना एडवांस नहीं था, इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उनकी, इसी की वजह से वो हारे। इसके अलावा उनके पास एक प्रोग्रेसिव आउटलुक भी नहीं था, जैसा कि अंग्रेजों के पास था। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों का एस्पिनाज सिस्टम जो था
जो उनका खबरी नेटवर्क था वो भी काफ़ी अच्छा था, और जो इंग्लिश की डिप्लोमेसी थी वो तो अनपैरेलल्ड थी। तो कैसे मैसूर के अगेंस्ट में मराठा को अपने साथ ले आते थे, और मराठा के अगेंस्ट में निज़ाम को अपने साथ ले आते थे, हैदर अली के अगेंस्ट में मराठा और निज़ाम दोनों को अपने साथ ले आते थे। तो डिप्लोमेसी स्किल जो थे, डिप्लोमेटिक स्किल जो थे, वो ब्रिटिशर्स के काफ़ी अच्छे थे। तो इसी वजह से ही यहाँ पे मराठा को हार का सामना करना पड़ा। तो पूरा हमने 15 एमसीक्यूज मराठास के ऊपर करें। अब हम विद इन लाइक 2-3 मिनट्स पूरा का पूरा इसे एक रिवाइज कर, तो विद इन 2-3 मिनट्स इसे रिवाइज करेंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें टीपू सुल्तान और ट्रेवनकोर की आपस में डिस्प्यूट हो गया था, और अंग्रेजों ने किसकी साइड ली थी? ट्रेवनकोर की साइड ली थी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि इसके एज अ कंक्लूजन साइन करी गई थी। इसमें काफी ज्यादा जो एरिया था वो मराठास को देना पड़ा, निजाम को देना पड़ा, और 3 करोड़ रुपए जो थे अंग्रेजों को देने पड़े। इसके अलावा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर में इंग्लिश जो थे एज यूजुअल उनको मराठा और निजाम से काफी हेल्प मिली, और उसके बदले में उन्होंने निजाम को और साथ में ही मराठास को काफी ज्यादा लैंड देने का जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल किया। बाद में क्या किया, वोडेयार्स जो थे इंडियन किंग, जो हिंदू किंग थे, उनको ही सीट पे बिठा दिया गया और सब्सिडी अलायंस साइन करवा ली गई। टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज वेरी लर्नेड मैन। सेरिकल्चर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फ्रांस की काफी हेल्प करी थी और ली भी थी उनसे अपनी नेवी को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने के लिए। 3 तरीके की लैंग्वेज, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू के अंदर वो पूरी फ्लुएंटली बात कर सकते थे। अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे रेस किया था उन्होंने। देन पेशवास की बात करते हैं। पेशवा जो थे ब्राह्मण्स थे, और बाजीराव वन जो थे वो ग्रेटेस्ट ऑफ द पेशवा माने जाते हैं। माधवराव वन की डेथ के बाद जो उनका कंट्रोल था पेशवास का वो काफी हद तक कम हो गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बड़ौदा से कौन आते हैं? गायकवाड़ आते हैं। पेशवा पुणे से सिंधिया, ग्वालियर से होलकर, इंदौर से भोसले, नागपुर से। नाउ इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में नारायण राव जो थे सक्सीडेड माधवराव एस पेशवा, लेकिन नारायण राव को किसने मारा? उनके अंकल रघुनाथ राव ने, और बाद में बाजीराव वन को अपने बेटे को उस पर बिठाना चाहते थे। रघुनाथ राव के अगेंस्ट में कौन गए? 12 भाई गए। कौन? नाना फडणवीस के जो एक पूरा ग्रुप था 12 लोगों का, वो ये चाहता था कि सवाई माधवराव जो नारायण राव के बेटे हैं उन्हीं को पेशवा बनाना चाहिए राइटफुली। ठीक है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी गई, जिसमें जो कैलकाटा था वो बॉम्बे को डायरेक्शन दे रहा था कि आपने जो ट्रीटी साइन करी गई है ये सही नहीं करी है। रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन देने के बजाय आप सिर्फ पेंशन दीजिए, उतना ही काफी है। लेकिन बॉम्बे ने ये चीज नहीं मानी, क्योंकि उनको बदले में काफी ज्यादा लैंड और रेवेन्यू राइट्स मिल रहे थे। किससे? रघुनाथ राव से। ना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, उसके अंदर ये हमें पता है कि मराठा के पास क्या है, मराठा के पास नंबर है, लेकिन मराठा के पास क्या नहीं है? मराठा के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स के पास है। लेकिन एक चीज जो थी मराठा के पास थी, दैट वाज महाजी सिंधिया। तो वन ऑफ द केपेबल ऑफ लीडर्स जो थे वो उनके पास थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को एक जगह पे ल्योर करके बुलाया, तालेगांव कर की जगह पे, वहां पे उनको कन्फाइन कर दिया। खोपली करके उनकी एक जगह थी जहां पे उनकी सप्लाई आया करती थी अंग्रेजों की, उस सप्लाई को कट ऑफ किया, और उस सप्लाई को कट ऑफ करने के बाद अंग्रेजों ने सरेंडर किया, और ट्रीटी ऑफ वडगांव जो थे वो साइन करने के लिए पूरे तरीके से प्रेशर में थे, और इवेंचुअली उन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव के बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सैलबाई। सैलबाई में क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो ट्रीटी ऑफ वडगांव की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उससे सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए ये जो ट्रीटी आई थी इसमें कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी। देन मराठा स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि माधवराव ने जो था सुसाइड किया था। बाजीराव टू वाज इनकेपेबल, वो ज्यादा रूल कर नहीं पाए। नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में डेथ हो गई, और उसके बाद अंग्रेजों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज नाउ अब मराठा भी जा चुके हैं कि यहाँ पर पेशवा भी जा चुके हैं, यहाँ पर रूल किया जा सकता है। ठीक है, देन ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में हमने बात करी थी। ट्रीटी ऑफ बसीन का हमने बैकग्राउंड देखा था कि हुआ क्या था। जो पेशवा बाजीराव टू थे उन्होंने बिट्टू जी को मारा था, और उसके बाद अंग्रेजों के पास भाग के गए थे ट्रीटी ऑफ बसीन को साइन करने की मुझे प्रोटेक्शन दो। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। इसमें पेशवा जो थे उनकी डिफीट हुई थी कहाँ पे? खिड़की में। भोसले, सीताबर्डी, होलकर, महिदपुर, ये हमने डिस्कस किया था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन था, ग्वालियर में सिंधिया होने चाहिए, होलकर नहीं होंगे, ये भी हमने पढ़ा था। एंड देन फाइनली मराठा की डिफीट के हमने रीजन पढ़े थे कि उनके पास लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बैकवर्ड थे, इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी अच्छी नहीं थी, एस्पिना सिस्टम जो था वो भी उनका कुछ खास नहीं था जो हमने यहाँ पढ़ा था, और उनका आउटलुक जो था वो प्रोग्रेसिव नहीं था, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स। और डिप्लोमेसी में भी अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जो थे दे वर अनपैरेलल्ड। अब आपके पास आपके मार्क्स होंगे कि 15 एमसीक्यूज में से आपने कितने करेक्ट करें। अब देख लीजिए इसको, 13 से 15 अगर करेक्ट किए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट रही है। 10 से 12 अगेन गुड परफॉर्मेंस। 7 से 9 जो है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स के टाइम पे आप अगर यहाँ आते हैं तो प्रॉब्लम होगी। देन लेस देन 6 है, और तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर एजुकेशन, यू हैव टू फोकस मोर ऑन स्टडीज। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री की बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली लेस देन 6 है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट नेवरदलेस आप कोशिश करिए धीरे धीरे ऊपर आने की। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राम का चैनल, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक। आप अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा और इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बेनिफिट्स आपको यही है कि रेगुलर बेसिस पे जितने भी अनअकैडमी स्टूडियो के एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर अपनी अपडेट्स डालते रहते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट्स मिल जाया करेंगी सभी एजुकेटर्स से। नाउ फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन गिव अस अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, और फीडबैक भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या नई चीज़ें करी जा सकती हैं और क्या इसके अंदर और किस सीरीज़ को स्टार्ट किया जा सकता है जिसकी आपको ज़रूरत हो। और यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अनअकैडमी चैनल, और मैंने जैसे पहला भी बताया था PL लाइव कोड को आप यूज़ कर सकते हैं टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस टू गेट 10% डिस्काउंट। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।